नहीं साहब, ऐसा मत कीजिए। भगवान के लिए मेरा सामान मत तुड़वाइए। क्या आपने कभी सोचा है कि जब खाकी वर्दी पहनने वाले ही कानून को अपनी जेब में रखकर गरीबों पर जुल्म ढाने लगे, तो फिर आम इंसान का भरोसा किस पर रहेगा? देवगढ़ कस्बे के पास प्रताप चौक पर एक छोटा सा भोला काका का होटल हुआ करता था, जहां हर रोज मेहनत मजदूरी करने वाले लोग और राहगीर खाना खाने आते थे। भोला काका उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां इंसान को आराम की जरूरत होती है, लेकिन अपने परिवार का पेट पालने के लिए, अपने बीमार माता पिता की दवाइयों का खर्च उठाने के लिए और अपने छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई की फीस भरने के लिए वो सुबह से लेकर देर रात तक पसीना बहाते थे। उस छोटे से होटल से जो भी थोड़ी बहुत कमाई होती थी, उसी से उनका पूरा घर चलता था। लेकिन उस इलाके में कानून की रक्षा करने वाले कुछ पुलिसकर्मी ही उनके लिए सबसे बड़ा डर बन चुके थे। उस इलाके का सब इंस्पेक्टर शमशेर सिंह और उसके साथी पुलिसकर्मी हर महीने छोटे दुकानदारों से जबरन हफ्ता वसूलते थे, और अगर कोई गरीब पैसे देने में थोड़ी भी देरी करता तो उसकी दुकान को तहस नहस कर दिया जाता था। उस दिन भी हवलदार रघुवीर ने अपने साथी से कहा कि चलो आज भोला काका होटल का खाना चखते हैं। सुना है आजकल भोला काका के यहाँ खूब भीड़ लग रही है और कमाई भी अच्छी हो रही है। काफी दिनों से हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया है इन्होंने, आज जरा इनका हिसाब भी देख लेते हैं। वह होटल के अंदर घुसा और चारों तरफ देखते हुए बोला कि अरे वाह भोला काका, होटल तो बड़ा चमका दिया है, पहले के मुकाबले काफी सुंदर दिखाई दे रहा है। लगता है आजकल कमाई भी खूब हो रही है, थोड़ा ध्यान हमारी तरफ भी रखा करो। भोला काका ने डरते हुए हाथ जोड़े और कहा कि नमस्ते साहब जी, सब ईश्वर की कृपा है और यहाँ आने वाले लोगों का प्यार है, इसी से जैसे तैसे घर चल रहा है। बताइए साहब, आपके लिए क्या लगाऊं? अभी गर्मा गर्म खाना तैयार हुआ है, दाल सब्जी रोटी चावल सब मिल जाएगा, आप बैठिए, मैं अभी बढ़िया खाना लगवा देता हूँ। लेकिन हवलदार रघुवीर खाना खाने नहीं आया था। उसने कड़क आवाज में कहा कि क्या मैं यहाँ मुफ्त का खाना मांगने आया हूँ? मुझे तुम्हारे इस खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सीधी बात समझो, इस महीने का हमारा हिस्सा कहाँ है? ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो, पैसे निकालो। भोला काका ने घबराते हुए कहा कि लेकिन साहब जी, इस महीने के पैसे तो मैं पहले ही भिजवा चुका हूँ, पूरे 3000 रुपए दिए थे। आपको शायद खबर नहीं मिली होगी, अब मेरे पास देने के लिए और पैसे नहीं है। हवलदार रघुवीर ने हंसते हुए कहा कि भोला काका, लगता है तुम्हें नई खबर नहीं मिली। 3000 रुपए पुरानी बात हो गई, अब पुराने हिसाब से काम नहीं चलेगा। हमारे सब इंस्पेक्टर शमशेर सिंह का नया आदेश आया है। इस पूरे इलाके में जितने होटल और ढाबे हैं, सबका महीना बढ़ा दिया गया है। अब पहले से 2 गुना पैसा देना पड़ेगा। भोला काका के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि साहब जी, मुझ गरीब आदमी पर थोड़ा रहम कीजिए, मैं 2 गुना पैसा कहाँ से लेकर आऊंगा? ये होटल भी मेरा अपना नहीं है, हर महीने इसका किराया देना पड़ता है, राशन खरीदना पड़ता है, बिजली का खर्च है और काम करने वाले लोगों को मजदूरी भी देनी होती है। आप ही बताइए, इतना पैसा कहाँ से निकालूं? जो थोड़ा बहुत संभव होगा मैं दे दूंगा साहब, लेकिन 5-6 हजार रुपए देना मेरे बस की बात नहीं है। बूढ़े माता पिता की दवाइयों और घर का खर्च भी मुझे ही देखना पड़ता है, मेरे बच्चों की पढ़ाई की फीस भी भरनी होती है। इतनी मेहनत करने के बाद जो थोड़ा पैसा बचता है, उसी से परिवार का गुजारा होता है। अगर सब आपको दे दूंगा तो अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? हवलदार रघुवीर पर भोला काका के आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ। उसने बेरहमी से कहा कि तेरे घर में कौन भूखा रहेगा और कौन खाना खाएगा, इससे मुझे क्या मतलब? बच्चों को पढ़ाना है तो पढ़ा, नहीं तो उन्हें भी इसी होटल में बैठाकर काम करवा। मुझे तेरे परिवार की कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे जितना पैसा चाहिए उतना चाहिए, बस। फिर रघुवीर कहता है, लगता है यह आदमी प्यार की भाषा समझने वाला नहीं है। कांस्टेबल महेंद्र और दीपक, इसका सामान बाहर फेंको, जो सामने मिले हटा दो। इसे समझ आ जाना चाहिए कि आदेश न मानने का नतीजा क्या होता है। भोला काका रोते हुए बोले कि यही होटल मेरे परिवार का एकमात्र सहारा है, अगर इसका सामान बर्बाद हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत कीजिए। इसी दौरान होटल के एक कोने में साधारण से कपड़ों में 2 बहनें बैठी हुई थीं। वे काफी देर से पुलिस वालों की इस गुंडागर्दी को चुपचाप देख रही थीं। जब हवलदार रघुवीर की नजर उन दोनों पर पड़ी तो वह और चिढ़ गया। उसने चिल्लाकर कहा कि तुम दोनों यहाँ क्या तमाशा देख रही हो? कोई फिल्म चल रही है क्या? खाना हो गया हो तो उठो और निकलो यहाँ से। बेकार में दूसरे के मामले में आंखें गड़ाकर बैठी हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं लोग। तभी उन दोनों बहनों में से बड़ी बहन, जिसका नाम काव्या था, वो शांत लेकिन बेहद मजबूत आवाज में बोली कि हम यहाँ किसी का तमाशा देखने नहीं आए हैं, हमने अपने खाने के पैसे दिए हैं और खाना खाने आए हैं। जब तक हमारा खाना खत्म नहीं हो जाता, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हवलदार रघुवीर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने कहा कि क्या कहा तुमने? जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही है? तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रही हो? इस इलाके में मेरी बात के खिलाफ जाने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं। काव्या बिना किसी डर के अपनी जगह से उठी और सीधी पुलिस वाले की आंखों में आंखें डालकर बोली
कि आप पुलिस में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी गरीब आदमी को धमकाने का अधिकार मिल गया। आप कानून की रक्षा करने के लिए वर्दी पहनते हैं या लोगों को डराकर उनसे पैसे वसूलने के लिए? अगर यह पैसे सरकारी हैं, तो बताइए किस नियम के तहत भोला काका से 5,000 रुपए मांगे जा रहे हैं? अगर यह कोई सरकारी शुल्क है तो उसकी रसीद कहाँ है? आदेश कहाँ है? किस धारा के तहत आप एक गरीब होटल मालिक से हर महीने पैसा वसूल रहे हैं? और अगर आपके पास कोई सरकारी रसीद नहीं है तो फिर इसे कानून नहीं जबरदस्ती कहा जाएगा? जवाब दीजिए इंस्पेक्टर साहब। भोला काका यह सब देखकर बुरी तरह डर गए। उन्होंने हाथ जोड़कर काव्या से कहा कि बेटी, तुम इस मामले से दूर रहो। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुम इन लोगों को नहीं जानती। अपनी बहन को लेकर यहाँ से चली जाओ। मेरी वजह से तुम दोनों किसी मुसीबत में मत पड़ो। जो मेरे भाग्य में होगा मैं सह लूंगा। लेकिन काव्या ने भोला काका को शांत कराते हुए कहा कि आप शांत रहिए भोला काका, हर बार डर कर चुप रहेंगे तो यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। कब तक आप मेहनत की कमाई किसी के डर से देते रहेंगे? आज कोई यहाँ से नहीं जाएगा। आज मैं भी देखती हूँ कि इंस्पेक्टर साहब कौन सा ऐसा नया कानून लेकर आए हैं जिसमें बिना रसीद गरीब लोगों से पैसा वसूला जाता है। हवलदार रघुवीर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कहा कि 2 कौड़ी की लड़की मेरी औकात पूछने से पहले अपनी औकात देख लगता है। तुम्हें भी थाने की हवा खिलानी पड़ेगी। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि ज्यादा कानून समझाने वालों की अकड़ कैसे निकाली जाती है। आज यहीं तुम्हारा सारा घमंड निकाल दूंगा। बहुत देर से देख रहा हूँ तुम्हारी जरूरत से ज्यादा चल रही है। काव्या ने बिना डरे कहा कि आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन आज भोला काका आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। कानून के नाम पर किसी गरीब से जबरन पैसे लेना सही नहीं होता। और अगर आपको लगता है कि वर्दी के डर से हर कोई चुप हो जाएगा तो आज आपकी यह गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। हवलदार ने कहा, लगता है इसे पकड़कर गाड़ी में बैठाना पड़ेगा। सीधे थाने लेकर चलता हूँ। वहाँ पहुँचते ही सारी बहादुरी निकल जाएगी। इतनी देर से बोलती ही जा रही है, खुद को पता नहीं क्या समझ रही है। हवलदार जैसे ही काव्या की तरफ बढ़ा, काव्या ने अपनी कड़क आवाज में कहा कि मुझे हाथ लगाने से पहले सोच लेना। अगर बिना किसी कानूनी आधार के मुझे छूने की कोशिश की तो यही वर्दी तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी। वर्दी कानून से बड़ी नहीं होती। हवलदार हंसने लगा और बोला कि अच्छा, अब तू हमें हमारी वर्दी का मतलब बताएगी। अभी दिखाता हूँ कि पुलिस से इस तरह बात करने का नतीजा क्या होता है। लेकिन फिर उसने खुद को रोका और फोन निकालकर अपने सब इंस्पेक्टर शमशेर सिंह को मिला दिया। उसने फोन पर कहा कि हेलो सर जी, मैं रघुवीर बोल रहा हूँ। भोला काका, होटल प्रताप चौक के पास थोड़ा मामला हो गया है। एक लड़की यहाँ खुद को बहुत बड़ी नेता और कानून की जानकार समझ रही है। हमारे काम के बीच में खड़ी हो गई है और लगातार बहस कर रही है। आप बस 5 मिनट के लिए यहाँ आ जाइए, उसके बाद सब संभल जाएगा। फोन रखने के बाद रघुवीर ने काव्या की तरफ देखकर कहा कि अब यहीं खड़ी रहना, कहीं जाने की कोशिश मत करना। हमारे सब इंस्पेक्टर शमशेर सिंह खुद यहाँ आ रहे हैं। अभी तक कानून और रसीद की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना, अब थोड़ा इंतजार कर, हमारे सब इंस्पेक्टर शमशेर सिंह आने वाले हैं। फिर तुझे पता चलेगा कि यहाँ तेरी बात चलती है या उनकी ताकत। बहुत बोल लिया तूने, अब असली खेल देखना। काव्या की छोटी बहन बहुत घबरा गई थी। उसने डरते हुए काव्या का हाथ पकड़ा और कहा कि दीदी प्लीज यहाँ से चलो। मामला पहले ही बहुत बढ़ चुका है। अब इन्होंने बड़े पुलिस अधिकारी को भी बुला लिया है। अगर बात थाने तक पहुंच गई तो बेवजह हम दोनों मुश्किल में फंस जाएंगे। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन काव्या ने अपनी बहन का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि तू इतना डर क्यों रही है पागल? मैं हूं ना तेरे साथ। तू बस मेरे पास खड़ी रह और देखती जा कि आज क्या होता है। अगर हम डर कर चले गए तो कल यही लोग भोला काका के साथ फिर यही करेंगे और उसके बाद किसी दूसरे गरीब को पकड़ेंगे। किसी न किसी को इनके सामने खड़ा होना ही पड़ेगा। तू चिंता न कर, बस मेरे साथ रह। तभी सड़क पर तेज सायरन की आवाज सुनाई दी और सब इंस्पेक्टर शमशेर सिंह की गाड़ी होटल के सामने आकर रुकी। शमशेर सिंह अपनी अकड़ में गाड़ी से बाहर निकला। हवलदार रघुवीर तुरंत उसके पास पहुंचा और बोला कि सर, यही है वह लड़की। इसी ने पूरा मामला खराब कर रखा है। हम अपना काम कर रहे थे और ये बीच में आकर हमें कानून समझाने लगी। सरकारी कार्रवाई पर सवाल उठा रही है और कहती है कि हमें बताएगी कि कानून कैसे काम करता है। अब आप ही इसे समझाइए। शमशेर सिंह हंसने लगा और बोला कि अरे रघुवीर, तुमने फोन पर इतना तो बताया था कि कोई लड़की बहस कर रही है, लेकिन यह नहीं बताया कि इतनी बेखौफ होकर हमारे सामने खड़ी है। लगता है इसे सच में अपने ऊपर बहुत भरोसा है। शमशेर सिंह ने काव्या के करीब जाकर घमंडी लहजे में कहा कि मेरी बात ध्यान से सुनो। इस इलाके में कौन क्या करेगा इसका फैसला तुम नहीं करोगी। यहाँ मेरे आदेश के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता और तुम एक आम लड़की होकर मेरे सामने नेता बनने चली हो। सबसे पहले अपनी गलतफहमी दूर कर लो। भोला काका होटल न तुम्हारा है न तुम्हारे परिवार का। काव्या ने तुरंत जवाब दिया कि मुझे नेता बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन जब वर्दी पहनकर कोई गरीब आदमी की मेहनत की कमाई पर हाथ डालेगा तो उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए मुझे किसी पद या वर्दी की जरूरत नहीं है। शमशेर सिंह का गुस्सा बढ़ गया। उसने अपने आदमियों से कहा कि मुझे लगता है इसे कानून जानने का कुछ ज्यादा ही शौक है। ठीक है, इसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। मुकेश, धनराज, दोनों बहनों को गाड़ी में बैठाओ। थाने में आराम से बैठकर कानून समझाएंगे।
वहीं पता चलेगा कि पुलिस के काम में बाधा डालने का क्या नतीजा होता है। सिपाही आगे बढ़े और बोले कि चलो बहुत बहादुरी दिखा ली, अब तुम्हें शिवपुर थाना भी घुमा देते हैं, वहां जाकर जितना कानून पढ़ना हो पढ़ लेना। काव्या ने कड़क आवाज में कहा कि ओए दरोगा, अपने आदमी को पीछे हटाओ। मेरी बहन को बिना किसी कारण हाथ लगाने की दोबारा कोशिश की तो बात यहीं बिगड़ जाएगी। हमने कोई अपराध नहीं किया है। शमशेर सिंह ने चिढ़कर कहा कि अब तुम तय करोगी कि पुलिस किसे हाथ लगाएगी और किसे नहीं। सड़क किनारे घूमने वाली लड़की, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी तक मैं सिर्फ तेरी अकड़ देख रहा था, लेकिन अब मामला बदल गया है। उसने जानबूझकर पास रखा, एक लोटा पैर से गिरा दिया और ड्रामा करने लगा। काव्या ने तुरंत कहा कि ड्रामा मत करो, लौटा धक्के से गिरा है, इसे हमला बताकर झूठा मामला बनाने की कोशिश मत करना। शमशेर सिंह ने हवलदार से कहा कि बहुत देर से कानून का ज्ञान दे रही है, अब इसे थाने में बैठाकर कानून समझाते हैं। रघुवीर, दोनों को हिरासत में लो। साधारण कपड़ों में यहाँ बैठकर खुद को बहुत बड़ी अफसर समझ रही है। अरे पहले अपनी हैसियत देख और फिर पुलिस के सामने खड़े होने की कोशिश करना। काव्या ने मुस्कुराते हुए बेहद गंभीर आवाज में कहा कि किसी इंसान की हैसियत उसके कपड़ों से तय नहीं होती। साधारण कपड़े पहनने वाला आदमी कमजोर नहीं होता। असली ताकत उन्हीं लोगों में होती है जिन्हें तुम लोग मामूली समझकर दबाते हो। शमशेर सिंह ने चिल्लाकर कहा कि ये मुझे कानून सिखाने आई थी ना, अब मैं इसे बताऊंगा कि देवगढ़ में पुलिस से उलझने का क्या नतीजा होता है। तूने आज खुद मुसीबत को बुलाया है, पहले हमारे काम में दखल दिया, फिर हमारे अधिकारी से भिड़ गई, आखिर तू है कौन? काव्या ने कहा कि तुम अपनी वर्दी पर इतना घमंड मत करो। नौकरी सरकार की करते हो, तनख्वाह जनता के टैक्स से मिलती है और काम गरीबों को धमकाने का करते हो। प्रभावशाली लोगों के सामने आवाज नहीं निकलती और कोई आम आदमी अपने हक के लिए बोल दे तो तुम्हें अपनी खाकी की ताकत याद आ जाती है। शमशेर सिंह ने अपने सिपाही से कहा कि दीपक, थाने फोन कर मुंशी को बोल कि इन दोनों के खिलाफ एफआईआर की तैयारी करे। छोटी बहन ने डरते हुए पूछा कि एफआईआर, लेकिन हमने किया क्या है? शमशेर सिंह ने हंसते हुए कहा कि लिखवाओ कि इन दोनों बहनों ने पुलिस अधिकारी की सोने की चेन छीनने की कोशिश की। जब इन्हें रोका गया तो इन्होंने सरकारी काम में बाधा डाली और पुलिस पर हमला किया, इसी कारण इन्हें हिरासत में लिया गया। भोला काका यह सुनकर पैर पकड़ने लगे और बोले कि साहब, यह झूठ है, इन बच्चियों ने कोई चेन नहीं छीनी, ये तो मेरे होटल में खाना खाने आई थीं। मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। लेकिन शमशेर सिंह ने उन्हें धक्का देकर कहा कि तुम्हें भी इनके साथ थाने जाना है क्या? चुपचाप अपना होटल संभालो। दोनों बहनों को सरकारी जीप में बैठाकर शिवपुर थाने लाया गया। थाने के अंदर घुसते ही शमशेर सिंह ने मुंशी से कहा कि ओए मुंशी, मेरी बात ध्यान से सुन, आज कोई सामान्य मामला दर्ज नहीं होना है। इन दोनों का मामला अलग है। इन्होंने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियों के काम में बाधा डाली है और मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की है। जो मैं बताऊंगा वही रिपोर्ट में लिखा जाएगा, समझे? मुंशी ने डरते हुए सिर हिला दिया। शमशेर सिंह काव्या की तरफ देखकर बोला कि आ गई ना, आखिर सही जगह पर होटल पर बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अब इस थाने को अच्छी तरह देख ले, यहाँ सड़क वाला तमाशा नहीं चलेगा। अब हर सवाल का जवाब हमें देना होगा। काव्या ने चारों तरफ देखा और शांत आवाज में बोली कि थाना तो काफी अच्छा बनवाया है, साफ फर्श, सुंदर टाइलें, रंगी हुई दीवारें और ऊपर से जनता की सेवा का संदेश भी लगा रखा है। देखने वाला पहली नजर में यही सोचेगा कि यहाँ न्याय मिलता है। लेकिन साफ थाना होने का मतलब यह नहीं कि यहाँ काम करने वाले हर इंसान की नीयत भी साफ हो। दीवार पर न्याय लिख देने से अन्याय सही नहीं हो जाता। शमशेर सिंह ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा कि कहाँ है वह सारी बहादुरी जो भोला काका होटल पर दिखा रही थी? तुझे क्या लगा था सबके सामने मेरी बेइज्जती करेगी, मेरे आदेश को चुनौती देगी और मैं चुपचाप देखता रहूंगा? अब तू उसी जगह खड़ी है जहां मेरी बात के बिना कुछ नहीं होता। काव्या ने कहा कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। शमशेर सिंह, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि ताकत क्या होती है। शमशेर सिंह ने कहा कि इस थाने में जो कुछ होता है मेरी मर्जी से होता है। यहाँ बैठे पुलिसकर्मी मेरे एक इशारे का इंतजार करते हैं। मैं जो कहता हूँ वही यहाँ नियम बन जाता है। बाहर तूने बहुत भाषण दे लिया, लेकिन यहाँ तेरी आवाज से कुछ नहीं बदलने वाला। काव्या ने कहा कि मैंने तो सुना था कि तुम सब इंस्पेक्टर हो शमशेर सिंह, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे तुमने कट्टर कानून लागू करने के लिए नहीं बल्कि गुंडागर्दी करने के लिए वर्दी पहनी है। तुम्हारी भाषा किसी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी की नहीं बल्कि सड़क पर लोगों को डराने वाले अपराधी जैसी है। शमशेर सिंह ने गुस्से में आकर मुंशी से कहा कि बस मुंशी, इसकी एफआईआर अभी तैयार करो। लिखो कि इस लड़की ने ड्यूटी पर मौजूद सब इंस्पेक्टर शमशेर सिंह पर हमला किया और मेरे गले से सोने की चेन छीनने की कोशिश की। ऐसा मामला बनाओ कि इसकी सारी कानूनबाजी अदालत के चक्कर काटते काटते निकल जाए। काव्या ने मुंशी की तरफ देखकर कहा कि रुकिए मुंशी जी, जो कुछ यह बोल रहे हैं उसे आंख बंद करके मत लिखिए। पुरानी धाराओं के नाम पर डराने से बेहतर है कि पहले यह पता कर लो कि वर्तमान भारतीय न्याय संहिता में किस अपराध के लिए कौन सा प्रावधान लागू होता है, वरना झूठी कहानी के साथ तुम्हारी कानूनी गलती भी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगी। शमशेर सिंह चौंक गया
और बोला कि तुझे यह सब कैसे पता है? तू आखिर है कौन? वकील है? कानून की पढ़ाई की है? काव्या ने मुस्कुराकर कहा कि नहीं शमशेर सिंह, मैंने वकालत की डिग्री नहीं ली है, लेकिन मैंने वहाँ प्रशिक्षण लिया है जहाँ पुलिस की कार्यप्रणाली, प्रक्रिया, अधिकार और जिम्मेदारियाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं जाती बल्कि उनका सख्ती से पालन करना भी सिखाया जाता है। शमशेर सिंह ने अपना डंडा उठाया और बोला कि बहुत पढ़ी लिखी बन रही है ना, अब मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी पढ़ाई भूल जाएगी। तूने पुलिस अधिकारी से बदतमीजी की है और सरकारी काम में बाधा डाली है, अब इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। वह जैसे ही डंडा चलाने लगा, काव्या ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया और उसका डंडा छीनकर दूर फेंक दिया। शमशेर सिंह सन्न रह गया। काव्या ने कहा कि पहले यह समझ लो कि वर्दी और हथियार तुम्हें कानून से ऊपर नहीं बनाते। आज तुम्हारा यही घमंड टूटने वाला है। तभी थाने के बाहर अचानक कई गाड़ियों के रुकने की आवाज आई और पूरा थाना परिसर सायरन की गूंज से भर गया। दर्जनों हथियारबंद पुलिसकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी जीप से उतरकर थाने के अंदर दाखिल होने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। शमशेर सिंह को लगा कि शायद कोई बड़ा चेकिंग अभियान चल रहा है। वह तुरंत बाहर भागा, लेकिन तभी एक सीनियर डिप्टी एसपी ने अंदर आकर कड़क आवाज में कहा कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा। पूरे थाना परिसर को चारों तरफ से सुरक्षित करो। जब तक वरिष्ठ अधिकारी का अगला आदेश नहीं मिलता, कोई अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। शमशेर सिंह घबराकर बोला कि सर, आप यहाँ, अच्छा हुआ आप आ गए। यही लड़की है, इसने थाने में घुसकर हमारे साथ बदतमीजी की, सरकारी काम में बाधा डाली और मुझ पर हमला भी किया। आप बस आदेश दीजिए, अभी इसे लॉकअप में डाल देता हूँ। लेकिन सीनियर अधिकारी ने शमशेर सिंह की तरफ देखा भी नहीं। वह सीधे काव्या के पास पहुंचे, सावधान की मुद्रा में खड़े हुए और कड़क सैल्यूट ठोकते हुए बोले कि जय हिंद मैडम, आपके निर्देश के अनुसार पूरे शिवपुर थाना परिसर को सुरक्षित कर लिया गया है। सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर पुलिस बल तैनात है। आगे के आदेश की प्रतीक्षा है। आप जो निर्देश देंगी उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। यह दृश्य देखकर पूरे थाने में सन्नाटा पसर गया। शमशेर सिंह का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसने हकलाते हुए पूछा कि सर आप इन्हें मैडम क्यों बोल रहे हैं? आखिर ये लड़की है कौन? सीनियर अधिकारी ने आंखें दिखाते हुए कहा कि अपनी जुबान संभालो। सब इंस्पेक्टर, यह कोई साधारण लड़की नहीं है। ये देवगढ़ जिले की नई पुलिस अधीक्षक IPS काव्या सिंह है। यह सुनते ही शमशेर सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। काव्या ने अपनी आंखों से शमशेर सिंह की तरफ देखा और बेहद शांत लेकिन कठोर आवाज में कहा कि क्या कहा था तुमने? शमशेर सिंह, मेरे साधारण कपड़े देखकर तुम्हें लगा था कि मैं सड़क पर घूमने वाली कोई कमजोर लड़की हूँ। तुमने सोचा कपड़ों से इंसान की हैसियत तय हो जाती है। मैंने जानबूझकर अपनी पहचान नहीं बताई थी, क्योंकि मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि इस इलाके की पुलिस आम नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करती है। आज जो मैंने देखा उसने पुलिस की साख पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। शमशेर सिंह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर रोने लगा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मैडम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप जिले की नई SP मैडम हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। प्लीज मैडम, एक मौका दे दीजिए। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। भगवान के लिए इस बार माफ कर दीजिए। काव्या ने सख्त लहजे में कहा कि अब तुम्हें अपना परिवार याद आ रहा है। जब भोला काका होटल में हाथ जोड़कर कह रहे थे कि उनके परिवार का गुजारा उसी छोटे से होटल से होता है, तब तुम्हें किसी के बच्चे याद नहीं आए। जब तुम एक गरीब की मेहनत की कमाई छीन रहे थे, तब तुम्हें अपना परिवार याद नहीं आया। अब तुम्हारा यह रोना धोना किसी काम नहीं आएगा। उसने तुरंत सीनियर अधिकारी को आदेश दिया कि सब इंस्पेक्टर शमशेर सिंह और हवलदार रघुवीर चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और इनके खिलाफ जबरन वसूली, झूठे केस दर्ज करने और पद के दुरुपयोग की विभागीय और कानूनी जांच शुरू की जाए। हवलदार रघुवीर भी रोते हुए पैर पकड़ने लगा कि मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस शमशेर सर के आदेश का पालन कर रहा था। लेकिन काव्या ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी इंसान को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसने खाकी ही क्यों न पहन रखी हो। याद रखना, थाना किसी पुलिस अधिकारी की निजी जागीर नहीं होता। यहाँ संविधान और कानून चलता है, किसी व्यक्ति का अहंकार नहीं। इस घटना के बाद देवगढ़ कस्बे में पुलिस की गुंडागर्दी हमेशा के लिए खत्म हो गई और भोला काका जैसे सैकड़ों गरीब दुकानदारों को सम्मान से जीने का अधिकार मिला। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की असली ताकत उसकी वर्दी या पद में नहीं, बल्कि उसके सत्य, ईमानदारी और न्याय के साथ खड़े होने के साहस में होती है। जब कोई ताकतवर इंसान गरीबों पर जुल्म ढाता है तो उसका अंत ऐसे ही होता है। इसलिए हमेशा सच का साथ दें और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से कभी न डरें। बाकी दोस्तों, आपको यह सच्ची घटना कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।